देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणों ने उनका अभिनंदन किया। आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। खंड से खबर है, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड पहुंचे, जहां जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिनंदन किया है, तो मंत्रीगणों ने भी उनका यहां पर जोरदार स्वागत किया। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का भी विधिवत शुभारंभ हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के कल्याण और समृद्धि की इस दौरान प्रार्थना की है। तो आज बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं। सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोले गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री विशाल के दर्शन किए और इसके साथ प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। हमारे चारों ही गांवों के कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बाद भी सभी भक्तगण सभी आए। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से दिखने लगा है। इसके साथ एक माड़ा गांव भी है यहाँ जी। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं, उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश की और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ रहा है। वहाँ की मातृशक्ति कल में शाम को सबसे मिला था। 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए 100% आज लगती बेटियां वहाँ की बहनें बन गई हैं। और सभी से ये भी अनुरोध है कि यात्रा के जो नियम है, नियमों का पालन करें। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होगी। चारधाम यात्रा के 5वें दिन आज चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ यहां खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 पर मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मंदिर में रावल ने प्रवेश किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। अनुमान है कि पहले दिन -4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच करीब 7000 लोग दर्शन करेंगे। कपाट खुलने के बाद
अंदर पूजाएं शुरू हो गई है। यहाँ सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटा दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि इस साल कंबल घी में लबालब मिला है, जो ये संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट अब 6 माह के लिए खुल चुके हैं, यानी कि आने वाले 6 माह अब नर यानी मनुष्य अब यहाँ पर पूजा अर्चना भगवान बद्री विशाल की करेगी। बाकी 6 महीने की अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ पर देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। पर मैं आपको पहले स्थिति दिखाता हूँ कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रखे हैं। अगर आज के दिन की बात करें, क्योंकि कपाट आज सुबह 6:15 पर खुले, तो 6:15 पर जब कपाट खुले तो देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धा का आप सैलाब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दर्शन भगवान बद्री विशाल का करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार उनके दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रखे हैं वो दर्शन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गर्भगृह के दर्शन एक बार हो जाएं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन एक बार हो जाएं। और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रखे हैं और हर किसी के जो मन की आस्था है, जो उनकी आस्था है, वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ती है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और 6:15 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले ही गर्भगृह के कपाट खुल चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइन में लगे, उसके बाद उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन जितने भी पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है वो सारी पूजा अर्चना यहाँ पर जो रावल हैं उनके द्वारा की गई। अब आपको अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और अब जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि आने वाले जो 6 महीने हैं, 6 महीनों तक यहाँ पर मनुष्य भगवान बद्री विशाल की पूजा करेगा और उसके बाद जब कपाट बंद होते हैं तो बाकी के 6 महीने यहाँ पर भगवान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बद्री विशाल मिलकर ही यहाँ पर जो भगवान है बद्री विशाल, उनकी पूजा अर्चना होती है। और आप देख सकते हैं कि आस्था का सैलाब भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी राजेश पुरी के साथ योगेश सेमवाल, बद्रीनाथ, सच बेदरा। और अब खबर लोहाघाट से है, जहां लोहाघाट में मीना बाजार चौराहे से गांधी चौक तक का मुख्य सड़क मार्ग इन दिनों अवैध पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण मार्ग सकरा हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और किसी भी समय गंभीर स्थिति उत्पन्न होने का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यहां नो पार्किंग के स्पष्ट बोर्ड लगे होने के बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। इस अव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर फायर ब्रिगेड और पशु चिकित्सालय की सेवाओं पर पड़ रहा है, जहां आपातकालीन वाहनों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शादी ब्याह के सीजन के चलते नगरपालिका विवाह गृह में कार्यक्रमों की अधिकता से स्थिति और भी यहां पर बिगड़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए, ताकि आपात सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। लोहाघाट से खबर है, जहां नो पार्किंग की समस्या यहां पर बढ़ गई है, तो प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दिनेशपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। ममता हालदार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने से टाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है और इसे जल्द लागू करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। दिनेशपुर से खबर है, जहां कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। महिला आरक्षण बिल पर निशाना साधा है। ये महिला आरक्षण बिल के लिए पास करने के लिए जो है
बीजेपी सरकार 16, 17, 18 को एक संसद सत्र बुलाया गया था चुनाव के बीच में, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। चुनाव के बाद में ही कोई इमरजेंसी सत्र हो तो बुलाया जाता है, लेकिन इन्होंने जो है 2-1 जगह तो चुनाव हो गए, वेस्ट बंगाल, और कई जगह चुनाव बाकी है। इसी के अंदर मोदी जी ने 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए सदन में सत्र बुलाया गया, जिसमें महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपा के इनका जो परिसीमन बिल पास करना था, महिला आरक्षण दिखावा था, लेकिन इनके पीछे जो है परिसीमन बिल पास करना था, जो कि इन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद ये बिल गिरा और ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन महिला बिल नहीं, परिसीमन बिल फेल हुआ। और अब खबर लोहाघाट से, जहां लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र किमतौली में पेयजल संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि पूरे इलाके में सिर्फ एक हैंडपंप ही पानी का सहारा बना हुआ है, जिस पर 50 से ज्यादा परिवार निर्भर है। पानी के लिए रोजाना जूझ रहे लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। कई बार शिकायतों के बावजूद न प्रशासन ने यहां पर ठोस कदम उठाए और न ही जनप्रतिनिधियों ने समस्या का समाधान किया है। हैंडपंप से पानी भरते भरते लोगों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस पहल यहां पर नहीं की गई। अब इस मामले में घोटाले के आरोप भी तेज हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जहां विभाग ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं ठेकेदार भुगतान न मिलने का हवाला देकर काम अधूरा छोड़ने की बात कह रहा है। तो लोहाघाट से खबर है, जहां पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। पानी के लिए पता नहीं इसमें कितने तो ठेकेदार बदले और जिसने रोका है वो भी और रोका पता नहीं किसी किसी ने रोक रखे है। इसको 4 साल तक आगे हम तो तरस रहे पानी के लिए। हमें चाहिए पानी, चाहे पैसे भी तो हमें ठोस मिलना चाहिए, जिससे में जो एकमात्र हैंडपंप है। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ बहनों को देखता हूँ पानी भरते हुए। आदमी का, घर वालों का आधा समय तो पानी भरने में निकल जा रहा है। कभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी, कभी अपने खेतों में जाएंगी, कभी अपने घर के काम करेंगी। बूढ़ी माताएं खड़ी हैं, हमारे युवा खड़े हैं। आज आदमी पानी भरने के लिए आधा दिन उसको चाहिए। 4 साल पहले की योजना, घोषणा की हुई योजना, आज भी उसका कोई अता पता नहीं है। आज जो रोडें बहुत अच्छी थी, मेरे को बताया गया बहुत बढ़िया रोड थी, इसको बनाने के लिए आनन फानन में करीबन 40 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए। शायद ठेकेदारी से ज्यादा फायदा। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कप्तान के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से करीब 8.84 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशे की तस्करी में सक्रिय था और क्षेत्र में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। देहरादून से खबर है, जहां ऑपरेशन प्रहार में दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नशे के मंसूबे को पुलिस ने यहां नाकाम किया है। आरोपी के पास से 8.84 ग्राम स्मैक को भी बरामद किया गया है और अब पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। मसूरी से खबर है, जहां मसूरी का सबसे पुराना ऐतिहासिक लंडोर बाजार पिछले कई दशकों से विकास की बाट जो रहा है।
खराब सड़कों के चलते यहां का व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई व्यापारी पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से सड़क मरम्मत की यहां पर मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। जोशीमठ में हुए भू धंसाव के बाद मसूरी में भी इंजीनियरों द्वारा सर्वे किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट अब तक फाइलों में ही दबी हुई है। क्षेत्र में भू धंसाव की आशंका के चलते आसपास के मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में कई बार नगरपालिका अधिकारियों से वार्ता की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर अब क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने से पहले कल मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में कॉल भी किया था कि सर लंडौर की जो हालत है वो बहुत खराब है। वहां पर भू धंसाव के कारण सड़क की हालत जर्जर हो रखी है और इतना ही नहीं, भू धंसाव के कारण जो पानी जा रहा है उसकी वजह से जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है, जो भवन है, चाहे वो स्थानीय है चाहे वो व्यापारिक है, उनको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी हालत इस हद तक खराब है कि भविष्य में कोई बड़ा। मसूरी में रेहड़ी पटरी व्यापारियों के विस्थापन को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। शासन प्रशासन की सक्रियता के बाद व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपजिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में नगरपालिका विकास प्राधिकरण, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम ने मसूरी झील स्थित पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया, जहां वेडिंग जोन विकसित कर अधिक से अधिक व्यापारियों को बसाने की योजना पर काम किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे जहां व्यापारियों का रोजगार सुरक्षित रहेगा, वहीं पर्यटकों की सुविधाएं भी बेहतर होंगी और पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। बिल्कुल, ये मसूरी झील जो हमारी पहले भी एक पर्यटन स्थल है, हमने चाहा था कि वेंडिंग जोन यहाँ एक प्रस्तावित था, तो टीवीसी के सदस्यों द्वारा एवं अध्यक्ष भी जो हैं इनके ईओ साहब, इन सब के द्वारा एक अभी जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है। यहाँ हम तलाश रहे हैं जगह कि यहाँ पे करीब जितने वेंडर्स यहाँ पे आ सके मैक्सिमम, उनके लिए हमने जगह तलाशने की शुरू की है। तो इसमें मेन जैसे पीडब्ल्यूडी और ये सब है, तो यहाँ पे भी हमने जगह तलाशनी शुरू की, लेकिन इसमें एक मैप बनना जो है, कल डिटेल में जब यहाँ पे उच्चाधिकारी सारे लोग जो आ जाएं और एक बार इसकी मैप हम बना पाएँ, तब हम एक्चुअल कह पाएंगे कि यहाँ पे कितनी कैपेसिटी लोगों की बन रही है और उसी हिसाब से हम अनापत्तियाँ सभी विभागों से प्राप्त करके यहाँ पे वेंडिंग जोन को चिन्हित करें। बिल्कुल, ये रुद्रपुर में भीषण गर्मी के बीच संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए महापौर विकास शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए जल संसाधन और जल निगम के अधिकारियों के साथ नगर निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक की है। बैठक में शहरवासियों को घर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। महापौर ने साफ निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृत योजना के तहत 750 फीट गहराई से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले पानी को प्राथमिकता से सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है। रामपुरा, संजय नगर, खेड़ा और सुभाष कॉलोनी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चुना गया है, जहां निःशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर सोमवार को जेई की उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी और टोल फ्री नंबर जारी करने की तैयारी भी की जा रही है। महापौर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। आज जल संस्थान और जल निगम के साथ हमने बढ़ती हुई गर्मी को देखकर एक बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक का मेन उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री जी की अमृत योजना है, जिसमें 750 फीट गहरा पानी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वो कैसे घर घर तक पहुँचे, इसके लिए हमने आज रणनीति बनाई है। हम लोगों ने ये तय किया है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने रामपुरा को, संजय नगर खेड़ा को और सुभाष कॉलोनी को हमने चिन्हित किया है। इसमें लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस कनेक्शन को लें और उस कनेक्शन का जो चार्ज है वो नगर निगम पे करेगा और प्रत्येक सोमवार को जल संस्थान के जो जेई हैं वो हमारे यहाँ बैठेंगे और उन कनेक्शंस को लोगों को करवा के हम देंगे। इसके साथ ही जो सबसे पुरानी व्यवस्था थी स्टैंड पोस्ट की, कुछ वार्डों में हम लोग स्टैंड पोस्ट लगाएंगे ताकि लोगों को जो कनेक्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था निःशुल्क हो पाएगी। और इसके साथ ही कुछ स्थानों पे हम लोग वाटर कूलर लगाने का भी प्लान कर रहे हैं। सितारगंज विकासखंड के सिसोना गांव में ग्राम प्रधान मिथिलेश देवी के पति हरेंद्र सिंह के साथ स्टोन क्रेशर कर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद
मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में ग्राम प्रधान संघ और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बरेली स्टोन क्रशर के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित हरिंद्र सिंह का आरोप है कि ग्राम सभा के रास्ते से स्टोन क्रशर का कच्चा पक्का माल निकलने से भारी धूल उड़ रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर उन्होंने कर्मियों से रास्ते पर पानी डालने को कहा। इसी बात को लेकर सिसोना मुख्य बाजार में मेडिकल के पास उनके साथ मारपीट की गई और उनके एक साथी पर वाहन चढ़ा दिया गया, जिससे वह घायल हो गया है। घटना के बाद रेशम सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि समर्थन में उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पानी को छिड़काव के लिए आप देख रहे होंगे, इस समय खड़े हैं, आप आए हैं तो धूल, कितनी धूल है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, और सारी धूल सब घरों पे सिसोना पूरा बरुआ बाग ऐसा भरा रहता है। कुछ बात सिर्फ इतनी थी कि हमने इनसे कहा भाई इस पानी को थोड़ा गाँव के अंदर जो रोड है उस पर भी छोड़। इन लोगों का सीधे विरोध हुआ, इन लोगों ने तुम्हारे छोटे भाई को लाठी डंडे चला। देखिए भाई साहब, ऐसा यहाँ तो रोज की लड़ाई है, यहाँ रोज पानी डालने को लेकर लड़ाई होती है और हर बार कोई ना कोई, आप देखते होंगे यहाँ रोज डेथ होती है इस रोड में। ठीक है, कई बार यहाँ प्रोटेस्ट हो चुका है, पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ, करीब 5 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद सब लोगों ने बैठ के ऐसे ही बैठे थे धरने पर, समझौता हुआ, उसमें ये निकला कि भाई वैकल्पिक मार्ग ढूंढेंगे। सितारगंज में एआई तकनीक के कथित दुरुपयोग को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा बताया जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरताज अहमद ने कोतवाली सितारगंज में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नमन सितारगंज नाम के एक यूट्यूब चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक फर्जी और भ्रामक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में गणेश गोदियाल के नाम से बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिखाया गया है, जबकि उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद न केवल एक वरिष्ठ नेता की छवि को धूमिल करना है, बल्कि समाज में जातीय और सामाजिक तनाव फैलाना भी है। लहर चल रही है उत्तराखंड के अंदर, और बंगाली समाज जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है वो सारा आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, और जिससे बीजेपी बौखलाकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। एक फर्जी आईडी से उन्होंने गणेश गोदियाल जी से कुछ जो है टाइप कर दिया किसी ने, उसको लेकर इन्होंने जो है कि भ्रामक प्रचार कर